हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोची क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा नया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इससे पहले 3 फाइलम हम कर चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। आई होप सबको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। वहीं से वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बेस से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले हमने प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में कहाँ पर पढ़ा था? हमारी 9th क्लास में पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। क्या कहती है 9th क्लास की NCERT? थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, नो इंटरनल कैविटी, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट होते हैं, फ्लैटेंड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इसी वजह से जो प्लेटीहेलमिन्थेस है उनको फ्लैटवॉर्म भी कहा गया है। क्या कहा गया है? फ्लैटवॉर्म। फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल हमारे पास है प्लेनेरिया। पैरासाइटिक फॉर्म भी हो सकती है, उसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। क्या एग्जाम्पल है? थोड़ा सा, हाँ जी, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल हमारे पास है प्लेनेरिया और पैरासाइटिक एनिमल का एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। ये बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी हैं, आपको रिवाइज अप हो गई होंगी, याद आ गया होगा। इसका एक इनकी फिगर भी दी गई है, वो फिगर भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ 3 एनिमल्स हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म। ये तीनों ही हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस में आते हैं। समझ में आ गई? चले अब एडवांस कोर्स पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस वर्ड का मतलब क्या है। प्लेटीहेलमिन्थेस वर्ड का मतलब क्या है? जो हमारा ये प्लेटी वर्ड है, प्लेटी वर्ड का मतलब होता है फ्लैट बॉडी। क्या होता है? फ्लैट बॉडी। और हेलमिन्थेस जो वर्ड है हमारा, हेलमिन्थेस का होता है वोम। क्या मतलब होता है? इसी वर्ड को समझ लिया तो हमारा फाइलम का कॉमन नेम हमारे पास आ गया है, फ्लैट वोम। जो नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस का कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वोम। समझ में आ गई? बायो के अंदर अगर आपको वर्ड्स के मतलब समझ में आ गए या याद होना शुरू हो गया, बहुत सारा काम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट वोम भी कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस को। चले आगे, क्या क्या हम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर करेंगे? हैबिटेट करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर करेंगे, बॉडी प्लान करेंगे, इसकी सिमेट्री पढ़ेंगे, जर्म लेयर्स पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो हमने लास्ट वाले सभी फाइलम्स में की हैं वो यहाँ पर फिर से करेंगे। ठीक है, हर फाइलम के अंदर बेसिक चीज़ें ये हम जरूर पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। यहाँ एक और बात करते हैं। क्या? प्लेटीहेलमिन्थेस में हम थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। कैसे? पहले हमने जो फाइलम किए हैं उनमें तो हमने ऐसा किया है कि जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं और बाद में जाकर के एग्जाम्पल्स करें। लेकिन यहाँ प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर हम शुरुआत से ही एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए उनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। और जो हम प्लेटीहेलमिन्थेस में कैरेक्टर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, वो 3 एग्जाम्पल हैं मेनली। कौन कौन से? प्लेनेरिया, ये हमारा प्लेनेरिया है, अभी आपने 9th क्लास की NCERT में देखा भी है। प्लेनेरिया, ये लीवर फ्लूक है,
और ये है हमारा टेप वोम। क्या है? टेप वोम। ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल्स को, ये इनके कॉमन नेम है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेप वोम। इन तीनों एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हुए इनके करैक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इनके हैबिटाट की। जो हमारा प्लेनेरिया है वो होता है फ्री लिविंग फॉर्म। अभी हमने पढ़ा, फ्री लिविंग है, 9th क्लास की बुक में ही ये पढ़ चुके हैं। और कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में। लेकिन जो लीवर फ्लूक और टेप वोम है वो हमारे होते हैं एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक क्या होते हैं? पैरासाइट्स का तो हमें पता है कि दूसरे एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने वाले। लेकिन एंडोपैरासाइट्स का क्या मतलब है? एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्टो का मतलब होता है बाहर। तो एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। लेकिन ये दोनों एंडोपैरासाइट्स हैं जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर जा करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और एक्टो जो पैरासाइट्स हैं वो बाहर, बॉडी के बाहर रह करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लीवर फ्लूक है और टेप वोम है वो कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलता है शीप के अंदर। लीवर फ्लूक कहाँ मिलता है? शीप के अंदर। और जो टेप वोम है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है। एंडोपैरासाइट्स है। समझ में आ गई? कोई डाउट? हैबिटेट हो गया है। चलिए, बॉडी स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से दिखती है? जो प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। लीफ की जैसी दिखती है। और ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। टेप वोम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? कैसी है? रिबन के जैसी है, जैसे रिबन होता है। और ये सभी, इनका जनरल कैरेक्टर क्या है? सॉफ्ट होते हैं और फ्लैट होते हैं। फ्लैट किस टाइप से? ये चीज आपको याद रखनी है। फ्लैट कैसे? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट। डोर्सोवेंट्रली। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड आप लोगों को शायद पता हो। मान लीजिए ये एक फ्लैट वोम है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये जो पार्ट है ये वेंट्रल पार्ट है और इसके पीछे वाला इसका डोर्सल पार्ट है। तो ये कैसे फ्लैट होते हैं? मान लीजिए इसको पिचका दिया जाता है, या मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट घूम रहा है, आप उसके ऊपर उसको चप्पल मार के पिचका देते हैं तो वो कैसे फ्लैट हो जाता है? चिपक जाता है ना। इसी तरह से इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है। ये चीज़ इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। कैसी होती है? डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है। अच्छा, एक और बात, यहाँ आपको टेप वोम के अंदर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन नहीं होती इसके अंदर। ये हमें दिखाई देती है। ट्रू सेगमेंटेशन हम कब कहते हैं किसी एनिमल में होती है, जिसको हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। कब होती है? जब उसके एम्ब्रायो के अंदर भी और अडल्ट के अंदर भी सेगमेंटेशन हो,
तब उस चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो आपको सेगमेंटेशन दिख रही है ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। चले इन तीनों एग्जाम्पल्स को डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को। पहले है प्लेन एरिया। देखिए प्लेन एरिया में हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट दिखाया गया है ये डोर्सल साइड को शो किया गया है, और अब इसको जस्ट थोड़ा सा मोड़ दिया गया है नीचे से उठा करके इसकी बॉडी को, और ये जो पार्ट है ये इसका वेंट्रल पार्ट है। समझ में आ गई? जस्ट इसको नीचे से पकड़ा और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो ये इसका नीचे वाला पार्ट हमें यहाँ से दिखाई देने लग गया है। ये कौन सा है? ये अभी भी डोर्सल है, लेकिन यहाँ से ये इसका वेंट्रल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। डोर्सल पार्ट्स पर क्या है? आई स्पॉट्स है, प्रॉपर आई नहीं है, आई स्पॉट्स हैं। आई स्पॉट्स क्या काम करते हैं? ये इनको ब्राइटनेस का हमें बताते हैं, डार्कनेस है, लाइट है या डार्क है, इस तरह से इंडिकेशन ये ब्रेन को देते हैं। वेंट्रल साइड पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेंट्रल साइड पे आपको माउथ दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हमें प्लेनेरिया के बारे में पता चली? फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्री लिविंग है, साथ ही साथ प्रेडेटर्स हैं, शिकार को पकड़ के खाते हैं, ठीक है, प्रेडेटर्स है। माउथ इनका वेंट्रल साइड पर होता है। कहाँ होता है? माउथ वेंट्रल साइड पर है। एनस नहीं है, यहां पर कोई भी एनस नहीं है। और प्लेनेरिया की एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है? ये रहे, रीजेनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजेनरेशन पावर है। एनिमल्स में हम सबसे ज़्यादा जो रीजेनरेशन पावर है वो मोस्टली प्लेनेरिया की ही पढ़ते हैं। जैसे देखिए रीजेनरेशन में क्या हो रहा है, इस बॉडी के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं और तीनों ही टुकड़े डेवलप हो करके पूरी बॉडी को बना रहे हैं। ये प्लेनेरिया की रीजेनरेशन पावर होती है। पूरी बॉडी बन जाती है रीजेनरेशन में। तो प्लेनेरिया के बारे में हमने जस्ट थोड़ा सा पढ़ना है कि कैसे क्या शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लीवर फ्लूक के बारे में बात करते हैं। लीवर फ्लूक में एंटीरियर रीजन पर माउथ है। ये देखिए, ये इसका एंटीरियर पार्ट है और यहाँ पर इसका माउथ है, ठीक है। तो पहली बात हमें यहीं से पता चलती है कि माउथ जो है एंटीरियर रीजन पर माउथ है, ठीक है। वहां पर कहां पर था? वेंट्रल रीजन में। देखिए वेंट्रल साइड पर और बीच में मिडल में ही था, लेकिन जो यहां पर है माउथ वो एंटीरियर रीजन पर माउथ है। समझ में आ गई? साथ ही साथ माउथ के पास ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है जिसको कि ओरल सक्कर्स कहा गया है, तो इनके पास क्या है? ओरल सक्कर्स हैं। अब ये क्या चीज़ है भाई? ओरल सक्कर्स। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये वेंट्रल सक्कर्स भी है।
ये क्या चीज़ है? वेंट्रल सक्कर्स क्या चीज़ हैं? सक्कर्स क्या मतलब सक करके उसको अटैच करना है। जब ये पैरासाइट्स हैं हमें पता है, तब ये जब एनिमल की बॉडी के अंदर होते हैं तो एनिमल की बॉडी के पार्ट को पकड़ लेते हैं, सक करके चिपक जाते हैं उनके साथ। तो कहाँ से उनके पास स्पेशल ये सक्कर्स जो हैं, ओरल सक्कर और वेंट्रल सक्कर, इसको वेंट्रल सक्कर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लीवर फ्लूइड की वेंट्रल साइड के ऊपर होता है। समझ में आ गई? वेंट्रल साइड के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम वेंट्रल सक्कर है। ये इन सक्कर्स के द्वारा जो होस्ट सेल है या होस्ट बॉडी है उसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और अच्छे से कैच कर लेते हैं जिससे कि वो वहाँ से अलग ना हो सके। समझ में आ गई? एनस इसमें भी नहीं होता, नो एनस, एनस इनमें से किसी में भी नहीं है। और साथ ही साथ जो इसका हिंड रीजन है, नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर होता है एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, बस हमें इतना ही लीवर फ्लू की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानना था। क्या कि एंटीरियर रीजन पर माउथ होता है और माउथ के पास ओरल सक्कर्स हैं और वेंट्रल साइड पर वेंट्रल सक्कर हैं जो कि इसको होस्ट बॉडी के साथ चिपकने में, अटैच होने में हेल्प करते हैं। एनस नहीं है और हिंड रीजन के पास एक्सटीरियर पोर है, एक्सटीरियर पोर है। ठीक है, चलिए टेप वोम। टेप वोम की स्ट्रक्चर कैसी है? टेप वोम आप लोगों ने घर में या कहीं टेलर की शॉप पर इंची टेप देखा है, जिससे कि वो क्लॉथ को मेज़र करते हैं। उस तरह का ये हमें दिखाई देता है टेप वोम, इसीलिए इसका नाम टेप वोम रखा है। इंची टेप की तरह दिखाई देता है। इसके 3 रीजन होते हैं, स्कोलेक्स, हेड, और ये जो तीसरा रीजन है इसको बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स को हेड रीजन भी बोलते हैं, स्कोलेक्स और या हेड, उसके बाद उसका नेक रीजन है और स्ट्रोबिला है। हेड रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये इसका स्कोलेक्स रीजन है और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके पास क्या चीज़ है? हुकर्स और सक्कर्स। ये जो पोर्शंस हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं टेप वोम के अंदर? ये सक्कर्स है, और जो ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये हुकर्स हैं। तो टेप वोम के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है, यहां पर लिखते हैं इसको। 3 रीजन है, 3 रीजन है। 3 रीजन में सबसे पहला हेड रीजन। हेड को हम क्या बोलते हैं? स्कोलेक्स रीजन। स्कोलेक्स में क्या चीज है जो हमें याद रखनी है? हुक्स एंड सक्कर्स। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं हुकर्स एंड सक्कर्स, जिससे कि होस्ट सेल को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, उससे अलग ही नहीं होना चाहता। ये आपको याद रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुक्स एंड सक्कर्स जो हैं वो कौन से फाइलम में है, प्लेटीहेलमिन्थेस में है, फ्लैटवर्म में है, उनमें से कौन से एनिमल में है? टेप वोम में है। आपको ये भी ध्यान रखना है जो सक्कर्स हैं वो लीवर हुक के पास भी हैं, लेकिन हुक्स
केवल यहाँ टेपवर्म के पास हैं। टेपवर्म के पास दोनों हैं, हुक्स एंड सकर्स, लेकिन लीवर फ्लूक के पास क्या है? केवल सकर्स है। समझ में आ गई है? अब हेड रीजन की बात हो गई है। सेकंड रीजन कौन सा है? नेक। और थर्ड रीजन जो है वो है हमारा स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला के अंदर क्या चीज है? स्ट्रोबिला को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड, इन तीनों भागों में। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, नेक को और स्ट्रोबिला रीजन को। हेड आपको समझ में आ गया है? ये देखिए, ये नेक है और ये जो सिंगल सेगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं? एक सेगमेंट को, सिंगल सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड। ठीक है, समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। और इनकी एज के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या? इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। ये कहाँ बनते हैं? ये नेक से बनते हैं। नेक से धीरे धीरे बनना स्टार्ट होते हैं, और जो अभी अभी बने हुए होते हैं वो होते हैं इमैच्योर। यानी कि नेक रीजन के पास जो, ये देखिए, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। क्या है? इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, जो नेक रीजन के पास होते हैं। और जैसे जैसे वो नेक रीजन से दूर होते रहते हैं और नए उसमें बनते रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? जब ये मैच्योर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। और धीरे धीरे ये लास्ट पोर्शन से टूटने लग जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। उनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझ के हम इसको करेंगे। क्या? देखिए, 3 रीजन है, इस तरह से टेबल बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। हेड रीजन है, हेड को स्कोलेक्स भी बोलते हैं। स्कोलेक्स के पास, हेड के पास हुकर एंड सकर्स होते हैं, जिससे कि वो होस्ट सेल को या होस्ट एनिमल को पकड़ के रखता है, अटैच होकर के रखता है। नेक रीजन में प्रोग्लोटिड्स बनते हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रोबिला रीजन। स्ट्रोबिला में 3 टाइप के प्रोग्लोटिड्स हैं, इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। इमैच्योर मतलब अभी अभी जन्म हुआ है, अभी अभी पैदा हुए हैं। कहाँ से? नेक से अभी बने हैं। धीरे धीरे वो मैच्योर होंगे, जवानी में आएंगे, और बाद में ग्रेविड, बुढ़ापे में आकर के वह वहाँ से टूट जाएंगे। समझ में आ गई तीनों रीजन्स? इसमें हमें और क्या पढ़ना है? बस इतना ही तो करना है इसके अंदर, इसकी स्ट्रक्चर में इतना ही हमें डिटेल में करना है। इससे ज़्यादा डिटेल में हमने इसकी स्ट्रक्चर्स को नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, अब बॉडी प्लान। प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर किस टाइप का बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक, क्योंकि एनस तो है ही नहीं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। यानी कि जो फूड है वो एंटर करता है माउथ से, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी निकलता है कहाँ से? माउथ से ही वापस निकलता है। कहाँ से निकलता है? माउथ से ही वापस निकलता है। तो सिंगल बॉडी प्लान है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। समझ गए? सिंगल ओपनिंग है। चलें आगे, सिमेट्री की बात करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है इसके अंदर।
फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री कहां पर आई? प्लेटीहेलमिन्थेस में। क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि फर्स्ट टाइम या मोस्ट प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स कौन से हैं? तो वो है हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस। देखिए ये एक सिंगल प्लेन है जो इस एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। क्या हम अगर इसमें से इस तरह प्लेन को पास करें तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा? नहीं होगा। केवल क्या ऐसे करने से ये इक्वल है? नहीं है। केवल सिंगल ये जो लाइन है या ये जो प्लेन है ये इस एनिमल को इक्वली टू इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से ये इसके अंदर है। अगर हम ऐसे काटते हैं, इस प्लेन में इसको काटते हैं, तो क्या ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है? नहीं है। केवल एक प्लेन है जो कि इस एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री कौन से फाइलम में आई है? याद रखना है, बाइलेटरल जो सिमेट्री है पहली बार प्लेटीहेलमिन्थेस में आई है। समझ में आ गई? चलें आगे। कोई डाउट नहीं रखना है, मन में जरूर पूछ लेना है डाउट, ठीक है? चलिए, जर्म लेयर, कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट यहां पर भी है। जर्म लेयर के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी फर्स्ट टाइम, अभी तक तीनों फाइलम हमने जो किए थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उन वहां पर नहीं आई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर हैं यहां पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर हैं फर्स्ट टाइम। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक जो जर्म लेयर हैं वो कौन से फाइलम में देखी गई? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में देखी गई, फ्लैटबूम में देखी गई। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी एंडोडर्म लेयर है, ये बीच में ब्लू कलर में आपको मेसोडर्म है और बाहरी लेयर ये एक्टोडर्म है। समझ में आ गई? कोई डाउट? स्टार मार्क कर लीजिए दोनों ही बातों को, बाइलेटरल सिमेट्री को और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर को, क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल है भाई, ऑर्गन लेवल है यहाँ पर ऑर्गन बन रहे हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? ऑर्गन लेवल। बॉडी सिलोम, बॉडी सिलोम, बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है भाई, मेसोडर्म आ चुकी है, फिर भी यहाँ पर सिलोम क्यों नहीं है? बॉडी कैविटी क्यों नहीं है? स्पेस क्यों नहीं है हमारी आउटर लेयर और गट लेयर के बीच में? यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उस स्पेस में क्या मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू। और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है पैरेन्काइमा। ये भी याद रखेंगे,
हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जा रहा है हमें, तो वो याद रखना है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में बहुत सारी इरेगुलर फ्लूइड फिल्ड सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो स्पेस होता है, जो बीच की खाली जगह है, वो भरी हुई होती है और वहाँ हमें बॉडी कैविटी नहीं मिलती, इसीलिए वो एसिलोमेट कहलाते हैं। समझ में आ गई? काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है इस चीज़ के बारे में कि सर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, मेसोडर्म तो आ चुकी है, हमारा बॉडी कैविटी का क्या मतलब है? जो खाली स्पेस है वो मेसोडर्म लेयर से सराउंड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी एसिलोमेट है, जबकि मेसोडर्म तो वहाँ पर है, लेकिन मेसोडर्म के बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो कि पैरेन्काइमा जो है, वहाँ बहुत सारी इरेगुलर सेल्स के साथ आ जाता है और फ्लूइड फील्ड है वो। ये चीज़ आप याद रखेंगे। समझ में आ गई? चलिए, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये हमारी +1 की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवॉर्म भी कहा गया है। समझ में आ गई? उसके बाद मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, मोस्टली, सभी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेटीहेलमिन्थेस, तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया। फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर है। और एंडोपैरासाइट्स कौन कौन से हैं? टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक। याद रखेंगे, मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? फ्लैटवर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों पॉइंट्स इसकी जनरल बातें हैं। कौन कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई? एक ही लाइन में चारों बातें यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद हुक्स एंड सकर्स के बारे में हमें पता चल चुका है। पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, जिससे कि होस्ट सेल से अच्छे से अटैच हो चुके, इनको हम पढ़ चुके हैं। सकर्स कहाँ प्रेजेंट है? लीवर हुक और टेपवर्म दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन हुक्स कहाँ प्रेजेंट है? केवल टेपवर्म में प्रेजेंट है। लीवर हुक में जो हुक्स लीवर फ्लूक के अंदर हुक्स प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ गई? चलिए एडवांस कोर्स पर थोड़ा सा। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल कैसी होती है इनकी? जो आउटर लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस जो है, वो सिंगल सेल्स की लेयर से मिलकर के बनी है। सिंगल सेल लेयर। लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है। किसकी? क्यूटिकल की। क्यूटिकल बोलते हैं उसको, और वो बहुत थिक होती है। कैसी होती है? बहुत थिक होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? थिक होने का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करती है। किस चीज से प्रोटेक्शन करती है? अब बात करते हैं। जैसे कि हमारा टेपवर्म है, ठीक है। टेपवर्म क्या है? पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है ह्यूमन की। अब क्या अगर कोई पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी तो रिस्पॉन्स करेगा। इस इम्यून सिस्टम,
क्या हुआ, सॉरी, चलिए, हमारा इम्यून सिस्टम भी तो रिस्पॉन्स करेगा ना। तो इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए उसके पास क्या है, टेपवर्म के पास क्या है, क्यूटिकल लेयर है, थिक लेयर है, जो कि उस इम्यून सिस्टम को रेजिस्ट करेगी, हटा देगी और वहीं पर वो रहेगा, टेपवर्म। इसीलिए ध्यान रखना है, टेपवर्म से बचना होता है, क्योंकि इनके पास भी अपना डिफेंस सिस्टम है, क्यूटिकल लेयर है, प्रोटेक्शन करती है। क्यूटिकल लेयर के बारे में एक बात और, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बस हमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है, बॉडी वॉल के बारे में। यहाँ जो मेन बात थी वो थी क्यूटिकल के बारे में, कि क्यूटिकल होती है, थिक लेयर होती है, जो कि पैरासाइटिक फॉर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ में आ गई? चलें आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता चली हैं? एनस नहीं है भाई, एक ही ओपनिंग है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। साथ ही साथ ये देखिए, ये हमारा प्लेनेरिया का है और ये लीवर फ्लूक का है, ये फेरेंक्स है, यहाँ से फूड एंटर करता है और ये इंटेस्टाइन के थ्रू सारी बॉडी में फैल जाता है, जो इसकी गट है। और इसी तरह ये इंटेस्टाइन इसकी है और इस तरह से ये सारी बॉडी में फैला हुआ है। तो जो इसकी गट होती है, जो गट है वो कैसी है? गट जो है ब्रांच्ड है। कैसी है? ब्रांच्ड। सभी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसका जो फूड की सप्लाई है वो प्रॉपर हो जाती है। हमें डाइजेशन सिस्टम के बारे में पता चल चुका है। ये डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहां हम बता देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? जो टेपवर्म है ना, टेपवर्म जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम टेपवर्म में है ही नहीं। क्यों नहीं है? टेपवर्म जो है वो एंडोपैरासाइट है और वो क्या करता है? वो जो होस्ट सेल का डाइजेस्टेड फूड है कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारा फूड मोस्टली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को ही अब्जॉर्ब करता है। किस तरह से? बॉडी सरफेस के द्वारा। बॉडी सरफेस के द्वारा वो उस फूड को अपने अंदर ले लेता है। टेपवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन अभी भी वैसे ही हो रहा है, बॉडी सरफेस से, और कौन से मैकेनिज्म के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। एक्सक्रीशन के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड चीज है। क्या? फ्लेम सेल्स। क्या होती हैं इसके अंदर? फ्लेम सेल्स। इनको फ्लेम सेल्स क्यों बोला जाता है? इनको एक और भी कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया।
फ्लेम सेल्स किस लिए बोला जाता है? ये देखिए, ये इसकी फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर है। अरे ये रही, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके सीलिया है, ये बहुत सारे सीलिया हैं। फ्लेम का क्या मतलब होता है? अग्नि, ज्वाला, आग आप देखते हैं तो वो ऐसे 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 लगती है ना, हिलते हुए ऐसे 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 जल्दी जल्दी हिलती है। तो जो ये सीलिया है इस सेल के पास बहुत सारे हैं और वो ऐसे ऐसे हिलते हैं तो वो फ्लेम की तरह लगते हैं। इसीलिए जो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास सेल्स हैं, जिनके पास सीलिया है, उनको नाम दिया गया है फ्लेम सेल। क्या नाम दिया गया है? फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको भी कहा गया है। समझ में आ गई? और फ्लेम सेल्स का क्या काम है? वही काम है ऑस्मोरेगुलेशन और प्लस में एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये भी याद रखना है, अमोनिया। अभी तक जो हमने पढ़े हैं सभी फाइलम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? अमोनिया, यानी कि सभी अमोनियोटैलिक हैं। यहाँ पर कैसे होता है ये देखिए, थोड़ा सा एक्सक्रीशन को समझ लीजिए। और क्या है, यहाँ पर ये फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है सभी जगहों पर। इनके पास ट्यूब्यूल्स होते हैं। जब भी एक्सक्रीशन तैयार हो जाता है, एक्सक्रीशन तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं ये इन कैनाल पर, एक्सक्रीटरी कैनाल्स में अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। अपना जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स में चला जाता है। और एक्सक्रीटरी कैनाल जो हैं वो एक्सक्रीटरी पोर में आकर के खुलती हैं, जिससे कि एक्सक्रीशन बाहर हो जाए, अमोनिया बाहर चला जाए। समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए, स्केलेटन सिस्टम अब्सेंट, अभी तक नहीं है यहां पर कोई भी स्केलेटन। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, ब्रेन प्लस नर्व कॉर्ड। ब्रेन प्लस नर्व कॉर्ड। ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? गैंग्लियन भी कह सकते हैं। क्या होता है ब्रेन? क्या है या गैंग्लियन क्या चीज है? गैंग्लियन में क्या होता है? न्यूरॉन्स एक्यूमुलेशन। अभी तक जो हमने तीनों फाइलम पढ़े हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, वहां पर जो ए प्लेनो न्यूरॉन्स थे, ए पोलर न्यूरॉन्स थे, और वो क्या बना रहे थे? नर्व नेट। लेकिन यहाँ पर जब न्यूरॉन जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और ये पोर्शन जो बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे हैं, और इसको गैंग्लियन भी कहा गया है। ये देखिए यहाँ, और यहाँ से गैंग्लियन से ये जो है वो नर्व कॉर्ड निकलती है। क्या निकलती है? नर्व कॉर्ड्स। ये देखिए, ये नर्व कॉर्ड यहाँ निकल रही है, ठीक है, नर्व कॉर्ड निकल रही है। तो हमें क्या याद रखना है नर्वस सिस्टम के बारे में कि ये ब्रेन और नर्व कॉर्ड से मिलकर के बना है। ब्रेन को क्या कहते हैं? गैंग्लियन भी कहते हैं। गैंग्लियन क्या चीज़ है? एक्यूमुलेशन है किस चीज़ का? न्यूरॉन्स का। बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे होकर के इस पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिफेलाइजेशन कहते हैं ना।
यहीं से स्टार्ट हुई। क्या चीज? फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुई, इस फाइलम से। इस फाइलम में क्या क्या चीजें फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई हैं हमारी? बाइलेटरल सिमेट्री जो है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, और सिविलाइजेशन जो है फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट हुई। समझ में आ गई? ब्रेन के बारे में हमें पता चल चुका है। अब नर्व कोड के बारे में हम बात करते हैं। यहां जो नर्व कोड है वो कैसी होती है? कितनी दिखाई दे रही है आपको नर्व कोड? दो नर्व कोड होती है। कौन सी साइड होती है? वेंट्रल साइड पर होती है, ठीक है। और कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। लेकिन ये नर्व कोड की बात है प्लैटीहेलमिंथेस में। लेकिन थोड़ा सा कोडेट्स में हम जाते हैं, जो हम कोडेट्स पढ़ेंगे आगे, उनके अंदर जो नर्व कोड है वो केवल एक होती है, डोर्सल साइड पर होती है और होलो होती है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? जो प्लैटीहेलमिंथेस है वहां पर नर्व कोड दो होती है, वेंट्रल साइड पर होती हैं और ही सॉलिड होती हैं। लेकिन जो कोडेट्स हैं वहां नर्व कोड एक होती है, डोर्सल साइड पर होती है और होलो होती है। समझ में आ गई? चलें आगे। ये ही हमें नर्वस सिस्टम के बारे में याद रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं याद करना। चलिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हमने देखा था, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है ना प्लेनेरिया के पास, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है? ट्रांसफर फिजन। ट्रांसवर्स फिजन। ये देखिए, ये जो प्लेनेरिया की बॉडी है वो यहाँ से डिवाइड हो गई है, ट्रांसफरली कट गई है और अलग से पूरी बॉडी बना ली है। अलग से फुल बॉडी इसने बना ली है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं सेकंड मेथड कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? हर्माफ्रोडाइट्स हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है वो एक ही एनिमल में है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही एनिमल में है। इनके अंदर कोपुलेशन भी होती है, मीटिंग भी होती है और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। दिखाई दे रहा है क्या इस चीज को? हाँ, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? एक खास बात, ये थोड़ा सा रब कर देते हैं। जो हमारे टेपवॉर्म के अंदर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
टेपवर्म के हर सेगमेंट को क्या कहते थे? प्रोग्लोटिड्स कहते थे। प्रोग्लोटिड्स जो हैं उन सभी के अंदर मेल और फीमेल, ईच प्रोग्लोटिड्स हैव मेल एंड फीमेल ऑर्गन। मेल प्लस फीमेल ऑर्गन दोनों ही एक ही प्रोग्लोटिड्स में होते हैं, सभी प्रोग्लोटिड्स के अंदर होते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई? और ये कैसे क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। अब कहेंगे सर सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों होती है? अरे भाई, जब ये हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है तो सिंगल ही होता है। इसको अपना नंबर बढ़ाने के लिए, इसको अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके ये एग फॉर्म करता है और वो एग हमारे फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं और नेक्स्ट उसमें जाकर के डेवलप होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, टेपवर्म की स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ये रही, ये देखिए, ये जो टेपवर्म है ये इसके प्रोग्लोटिड्स हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। हर प्रोग्लोटिड्स के पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं। ये देखिए जो ब्लैक डॉट्स हैं ये मेल और फीमेल ऑर्गन है हर प्रोग्लोटिड्स के पास। ये चीज़ याद रखें। और जैसे जैसे ये अलग होते रहते हैं, इनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स भी साथ में चले जाते हैं और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। समझ में आ गई? चले वापस से हमारे रिप्रोडक्शन के पास। कहाँ गई स्लाइड भाई? ये रही। ठीक है, समझ में आ गई है? अब आगे एग्जाम्पल्स तीनों हमने कर लिए हैं। पहले एक बार हम एनसीईआरटी और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। कोई हमारी बात छुप तो नहीं गई है, रह तो नहीं गई है। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। ये हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेपवर्म के बारे में। जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डायरेक्ट होस्ट सेल से ले रहा है अपना न्यूट्रिशन बॉडी सरफेस से। समझ में आ गई? स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स यहाँ पर है ना, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, हर्माफ्रोडाइट्स है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज मोस्ट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। प्लेनेरिया पोसेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये भी हम कर चुके हैं कि प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल टेनिया साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम टेपवर्म, फेसियोला साइंटिफिक नेम और लीवर फ्लूक जो है इसका कॉमन नेम। समझ में आ गई? चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और क्या हम करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने क्या किया? प्लेन एरिया के बारे में हमें पता चला फ्री लिविंग है। अरे क्या हो रहा है भाई? फ्री लिविंग है, ये हमें पता चला। कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। ये चीज़ हमें पता चली। समझ में आ गई? और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डुगेसिया। साइंटिफिक नेम क्या है? डुगेसिया। ये चीज़ याद रखनी है आपने फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था? लीवर फ्लूक।
लीवर फ्लूक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शीप के लीवर में रहते हैं मोस्टली। कहाँ रहते हैं? लीवर में रहते हैं मोस्टली। लीवर फ्लूक जो हैं डाइजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाइजेनिक, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट होते हैं। कितने होस्ट? 2 होस्ट होते हैं, ये याद रखना है। डाइजेनिक। पहला जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है? शीप होता है, शीप या गोट। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? स्नेल्स, मोलस्क्स। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इनकी लाइफ साइकिल हमने नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट होते हैं, डाइजेनिक होता है। पहला होस्ट प्राइमरी होस्ट शीप होता है और दूसरा होस्ट जो है स्नेल होता है। थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल का साइंटिफिक नेम रह गया है, वैसे तो आपने उसमें कर लिया है, फेसिओला। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल, टेपवर्म। टेपवर्म के बारे में भी आपने क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एंडोपैरासाइटिक है और कहाँ रहता है? ह्यूमन में रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है टाइनिया, याद रखेंगे इस चीज को। ये भी डाइजेनिक होता है, 2 होस्ट हैं और प्राइमरी होस्ट इसका भी कौन है? हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और जो सेकेंडरी होस्ट है इसका, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? पिग। बस इस फाइलम के बारे में हमने इतना ही करना है। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करवाया है ताकि आपको समझ आ सके, उन चीज़ों को याद कर सको। एनसीईआरटी में हमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है, हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया है, बस ज़्यादा हमने करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो अंदर मत रखना, आपने पूछना है। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप है सर्वोच्च क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज मिलते रहेंगे। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।